कैसे आपने सोचा कि अंटार्कटिका जाना है मुझे या फिर मुझे साइंटिस्ट बनना है, ऐसा कैसे हुआ? फाइनल मीटिंग हुई मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, आईएमडी से 3 लोग जाते हैं, हमारे पास अब इतनी जगह नहीं है एक्सपेडिशन में। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैं अंटार्कटिका नहीं जा सकता क्योंकि मैं विंटर के लिए नहीं जाना चाहता था। कि उन्होंने बोला कि डायरेक्टर जनरल आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप 2 साल से अप्लाई कर रहे थे अंटार्कटिका के लिए, इस बार क्यों नहीं गए? मैंने तो पिछली बार कहा था कि आप अंटार्कटिका जाओगे तो मैं भेज दूंगा। मैंने कहा सर हमको तो विंटर के लिए नहीं जाना है। अंटार्कटिका कैसा है सर? अंटार्कटिका सपना है, जो गया उसके लिए भी और जो नहीं गया उसके लिए भी। 2001 में हमको अंटार्कटिका जाने का और अंटार्कटिका एक्सपेडिशन लीड करने का अवसर भारत सरकार ने दिया, तो मैं अंटार्कटिक एक्सपेडिशन लीडर बन करके 2001 में अंटार्कटिका गया और मैं 2003 में वापस आया। जब आप वहाँ पहुँचे तो पहुँचे कैसे सर? मतलब क्या तरीका है अंटार्कटिका जाने का? तो गोवा से हम चलते हैं और अंटार्कटिका पहुंचने में 20-25 दिन लगते हैं। लेकिन वो अंटार्कटिका का चस्का, जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना कि अंटार्कटिका कैसा लगता है, तो वो एक तरह का नशा था अंटार्कटिका। पूरे अंटार्कटिका का हार्डली 1% एक्सप्लोर है। 1%? हार्डली। सबसे पहले 1981 में हम इंडिया ने डिसाइड किया कि हम अंटार्कटिका जाना चाहते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि हर कंट्री की एक क्षमता होती है पैसे खर्च करने की। थर्ड एक्सपेडिशन में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन को बनाना शुरू किया। जब बनाया तो प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम था टोटल, ठीक है। और वो बर्फ पे ही बना था। और क्या हुआ कि जैसे बना, साल भर के अंदर पूरा स्टेशन अंदर चला गया। आपको बताएं कि साउथ अफ्रीका स्टेशन पर गए थे। हाँ। वो उनका चौथा स्टेशन था जो पहाड़ी पर था, जो बचा हुआ था। उसके पहले 3 स्टेशन उनके बर्फ में जा चुके थे। तो क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप कुछ भी बर्फ पर रखेंगे उससे हीट होगी और हीट से नीचे की बर्फ पिघलेगी और वो चीज़ नीचे दबती चली जाएगी। हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 125 kVA के 8 जनरेटर्स हैं, जिसमें से 2 हमेशा रन करते हैं। वो हमारा डेली का फ्यूल कंजम्पशन है 800 लीटर। सर, जैसे कि आपने वहाँ पे 42 महीने बिताए, जिसमें कि आप एक बार स्टेशन कमांडर भी रहे, क्या ऐसे 3 लीडरशिप ट्रेट्स हैं जो आपने वहाँ पे डेवलप करी या सीखी? अंटार्कटिका ने एज ए टीम मेंबर हमें इंसान होना सिखाया। कौन सा ऐसा मोमेंट था जब लग रहा था कि नहीं यार, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ हो गई हैं और गिव अप कर दूँ? अंटार्कटिका में अगर एक बार आग लग गई तो आप बुझा नहीं सकते। मतलब? तो जैसे ही सन गायब हो जाता है आपकी ज़िंदगी से, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट होनी शुरू हो जाती है। आपके खाने की हैबिट बदल जाती है, आप ज़्यादा खाने लगेंगे। ये सारी चीज़ें जो इनहेरेंट डिप्रेशन है वो सेट इन करने लगता है। तो उसमें लिमिट थे कि समर में आप 1 मिनट बात कर सकते हैं महीने में, और विंटर में 3 मिनट बात कर सकते हैं महीने में। तो सर, जो जैसे आपने हट की बात करी, तो वो क्या हमें एरिया वहाँ पे गवर्नमेंट एरिया अलाउ कर रही है कि कौन रूल कर रहा है वहाँ पे कि ये जगह मेरी होगी? देखिए, अंटार्कटिका नो मैन लैंड है, मतलब किसी कंट्री का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विनीत मिश्रा है और मैं आपका स्वागत करता हूँ द ग्रोथ हब पॉडकास्ट पर। आज हमारे बीच एक अतिथि हैं जिन्होंने 42 महीने अंटार्कटिका में बिताए। वह एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं और उनको द मैन फ्रॉम अंटार्कटिका भी कहा जाता है। 37 साल उनका वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें कि 42 महीने वो अंटार्कटिका में ही रहे थे। आइए उनसे जानते हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट पर, राम प्रसाद लाल सर का। सर नमस्कार दर्शकों। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट पर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद अंटार्कटिका के बारे में बात करने का अवसर मिल रहा है। वेरी, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। हमें इतना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे वेलकम करके कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि एक तो सबसे पहले हमारे लिए कुछ नया ही है अंटार्कटिका। कभी हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है उसके बारे में, क्या होता है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, गंगोत्री के बारे में पता है कि हाँ हमारा हुआ करता था स्टेशन, फिर मैत्री रिसर्च स्टेशन है, भारतीय अपना रिसर्च स्टेशन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि क्योंकि आपकी एक बुक है जो 60 सेकेंड्स अल्टीमेटम, जो है लीडरशिप से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं रेजिलियंस परसिवरेंस से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। तो अंटार्कटिका के बारे में बहुत कुछ आज जानने वाले हैं हम लोग। सर, मैं आपसे सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे आपने सोचा कि अंटार्कटिका जाना है मुझे या फिर मुझे साइंटिस्ट बनना है, ऐसा कैसे हुआ? कब से शुरू हुआ? देखिए, मैं 1985 में मैंने मेट्रोलॉजिकल सर्विस ज्वाइन किया
तो उसमें हमें फोरकास्टर बनने के लिए एडवांस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ओके। जब हम पूना में ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम उन लोगों से मिले जो हमारे डिपार्टमेंट से अंटार्कटिका गए हुए थे और 1 साल वहाँ बिता के आए थे। तो उनकी जब स्लाइड्स देखी तो लगा कि हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ जाना चाहिए। तो उस समय हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में कंडीशन थे कि आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए अंटार्कटिका जाने के लिए, डिपार्टमेंट में काम करने का। तो मैंने 5 साल इंतज़ार किया कि ठीक है, जाना है तो जाएंगे। तो 5 साल जब जैसे 1990 में पहली बार मैंने अप्लाई किया, तो तब तक मेरा इतना अनुभव हो चुका था कि मैं अंटार्कटिका जा सकता था। तो इस तरह से मेरी अंटार्कटिका की पहले मतलब इच्छा जाहिर हुई, लेकिन मैं बहुत डरता था ठंड से। तो पता चला कि उस समय 2 तरह के एक्सपेडिशन जाते थे, एक समर पार्ट होता था, एक विंटर पार्ट होता था। तो समर पार्ट में आदमी जाता था, 1 महीने का जाने का सफ़र होता था, 1 महीना आने का सफ़र होता था और करीब 2 महीने के आसपास वहाँ रहने का सफ़र होता, पूरा गर्मी। तो मैंने कहा ये अच्छी जगह है, अंटार्कटिका का ठप्पा भी लग जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि फिर मैं स्टैंड बाई में था, तो सब बार 1990 में 10th एक्सपेडिशन में अवसर नहीं मिला जाने का। फिर मैंने 11th एक्सपेडिशन के लिए अप्लाई किया। 11th में मैं समर के लिए सेलेक्ट हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब फाइनल मीटिंग हुई मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, IMD से 3 लोग जाते हैं, हमारे पास अब इतनी जगह नहीं है एक्सपेडिशन में, तो IMD से 1 आदमी कम कर दिया जाए। तो मैं पहला आदमी बना जिसको IMD से हटा दिया गया। इस तरह से मेरा 2 एक्सपेडिशन जाने का जो प्लान था कि मैं जाऊंगा, घूम के आ जाऊंगा टूरिस्ट की तरह, वो असफल हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैं अंटार्कटिका नहीं जा सकता, क्योंकि मैं विंटर के लिए नहीं जाना चाहता था। मैं बहुत वाकई डरपोक आदमी था, तो इसलिए नहीं जाना चाहता था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा या आइसोलेशन में रह पाऊँगा। 92 में क्या हुआ कि मैंने अप्लाई नहीं किया। मैं तब लखनऊ में था, तो एक दिन एक मेरे डायरेक्टर का प्यून आया, बोला कि डायरेक्टर जनरल आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा डायरेक्टर जनरल हमसे क्यों बात करना चाहते ये हैं? अभी कहाँ की बात हो रही है? कहाँ के डायरेक्टर? डायरेक्टर जनरल IMD के। IMD फुल फॉर्म? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के Meteorological डायरेक्टर जनरल, जो कि सबसे बड़ी हस्ती होती है सब कुछ, उसका फ़ोन था हमारे लिए। मैं गया डायरेक्टर के कमरे में, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई, आप 2 साल से अप्लाई कर रहे थे अंटार्कटिका के लिए, इस बार क्यों नहीं गए? मैंने तो पिछली बार कहा था कि आप अंटार्कटिका जाओगे तो मैं भेज दूंगा। मैंने कहा सर, हमको तो विंटर के लिए नहीं जाना है। उन्होंने कहा ये कोई बात तो हुई नहीं कि विंटर के लिए नहीं जाना है, आप 2 साल से प्रयास कर रहे थे। आप ऐसा करिए, मैं 1 मिनट तक होल्ड पर हूँ, 1 मिनट में आप सोच कर हमें बता दीजिए कि आपको अंटार्कटिका जाना है कि नहीं जाना है। अगर जाना है तो अप्लाई कर दीजिए। मैंने कह दिया कि सर, अगर आप भेज दोगे तो मैं चला जाऊँगा। उन्होंने कहा ना, ये ऐसी बात नहीं है, आपको डिसीजन लेना है, आपको जाना है कि नहीं जाना है। मैंने कहा सर, जाना है बस। उसके बाद ये जो 60 सेकंड का जो तरह है, 60 सेकंड अल्टीमेटम, ओके। कि 60 सेकंड के अंदर हमें बताना था कि हमें अंटार्कटिका में कूदना है या नहीं कूदना है। इस तरह से इस पुस्तक की जो टाइटल है उसका जन्म हुआ। अच्छा, तो जो व्यक्ति ठंड से डरा करता था, उसको विंटर एक्सपीडिशन के लिए अंटार्कटिका जाना पड़ा और वो भी 60 सेकंड में डिसाइड करना है। 60 सेकंड में वाह, डिसाइड करना। वाह, तो वाह। आप साइंटिस्ट कैसे बने सर? साइंटिस्ट देखिए, मुझे तो एडमिनिस्ट्रेटर बनना था बेसिकली। मेरा जो माइंड सेट था एडमिनिस्ट्रेटर बनने का था। ओके। लेकिन घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि हम होल्ड कर सकते थे या घर बैठ के तैयारियां कर सकते थे। हाँ। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई, तुमको तो तुरंत नौकरी करनी है। ओके। तो जैसे मैंने MSc किया, तुरंत ऑडिटर बन गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। अच्छा। तो एज ऑडिटर मैंने पहला एग्जाम दिया सिविल सर्विसेज का, फिजिक्स सब्जेक्ट लेके। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई कर गया प्रीलिम। अच्छा, ये कब की बात है? ये 1981 की बात है। 81 नहीं, वो समझिए कि 82 की बात है। हाँ। 1982 बैच की बात है। लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ कि मेरा सिलेक्शन सिविल एविएशन डिपार्टमेंट एज टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। ओके, सिविल एविएशन में। तो उस समय मेरे साथ के जो ऑडिटर थे, उसमें से बहुत सारे हमारे MSc के टॉपर थे, अलग अलग सब्जेक्ट के।
तो उनसे मैंने बात किया कि क्या करें। उन्होंने कहा देखो भाई, सिविल सर्विसेज तो अनिश्चित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम भी इसी प्रयास में रह गए और यहीं के होके रह गए, एज ए ऑडिटर के ऑडिटर रह तो गए। उस टाइम भी मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था? हाँ, सब कुछ ऐसे ही होता था। ओके, तो ये चीज था कि गारंटी नहीं है कि क्लियर होगा नहीं गारंटी नहीं होगा। है, तो उन्होंने हमको एक सही सलाह दे दी कि आपको जहाँ भी रास्ता आगे बढ़ने का मिल रहा है वहाँ से आगे बढ़ते जाओ। तो मैंने फिर सिविल एविएशन ज्वाइन कर लिया दिल्ली में। मतलब इलाहाबाद में मैं सर्विस कर रहा था, वहाँ से दिल्ली आ गया। एसएससी से आप इसमें सिविल एविएशन में आ गए? सिविल एविएशन में आ गए। सिविल एविएशन में फिर उन्होंने 2 महीने के बाद मुझसे कहा कि अब आपको ट्रेनिंग करने जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी आप जाओगे ट्रेनिंग तो कंपलसरी है। मैंने कहा नहीं, मेरा तो सिविल सर्विसेज का मेन एग्ज़ाम है, मैं तो नहीं जा सकता। उन्होंने कहा आपको 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप ट्रेनिंग जाओ, आईएएस बन जाओ, सिविल सर्विसेज का इम्तहान दो, यहाँ से सर्विस रिजाइन कर दो। ओके। और अगर नौकरी करनी है तो आपको तो ट्रेनिंग जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, हम ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। ट्रेनिंग पे चला गया मैं, सोचा था कि वहाँ तैयारी हो जाएगी। और सब्जेक्ट भी तो मैंने अजीब चुने थे, फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। तो दोनों का कोई मतलब इतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई। हाँ हाँ। तो मैंने वहाँ की ट्रेनिंग करते हुए सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया। पहले 2 पेपर दिए हमने, तो मुझे लगा कि नहीं, इस बार हम नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो मैंने कहा अगली बार देखेंगे। तो इस तरह से मैंने ड्रॉप कर दिया। उसी समय मैंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यूपीएससी से एक फार्म भरा था। अच्छा। तो मैं इतना अपसेट था कि मैंने कहा अब कोई इम्तहान नहीं देना है, अब अगले बार सिविल सर्विसेज भी जाना है। तो बच्चों ने हमारे इंस्ट्रक्टर को बताया कि सर इसका एग्ज़ाम है और ये जा नहीं रहा है इम्तहान देने, कल इसका इम्तहान है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जा रहा? मैंने कहा हमको छुट्टी नहीं लेनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको छुट्टी नहीं लेनी, चले जाओ। और इस तरह से मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने बिना तैयारी के चला गया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उस समय प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट हुआ करती थी। अच्छा। क्लास 2 नॉन गेस्टेड होता था। लकीली मैं क्वालिफाई कर गया उसमें। यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू में उन्होंने कुछ सवाल पूछे और एक का जवाब मैंने कहा कि ये तो हमको आता है, याद नहीं है फार्मूला। उन्होंने कहा कि फार्मूला नहीं आता तो काम कैसे होगा? मैंने कहा किताब खोल के देख लेंगे। हाँ, सिंपल। कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको जहाँ जाएंगे नौकरी ही मिल जाएगी? तो मेरा उस समय सीधा सा जवाब था कि मैं कौन सा सड़क पर खड़ा हूँ। सही बात मैंने है। एक नौकरी छोड़ी है, दूसरी कर रहा हूँ। उससे भी मैंने उसको कोई लागे, जहाँ अच्छा एरिया मिला चला जाऊँगा। लकीली मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया और इस तरह से मैं भारतीय मौसम विभाग में मेट्रोलॉजी असिस्टेंट मेट्रोलॉजी, अब उसका पद का नाम हो गया है, उस समय उसका प्रोफेशनल असिस्टेंट कहते थे। ओके। और मेरी पहली पोस्टिंग हुई गुवाहाटी। तो मैं दिल्ली से गुवाहाटी चला गया। तो इस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मेरी, तो इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था मेट्रोलॉजिस्ट बनने का। हाँ। ना मैं मुझे मेट्रोलॉजी के बारे में पता था। इनफैक्ट जब मैंने मेट्रोलॉजिस्ट सर्विस में ज्वाइन किया तब भी मुझे मेट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। ओके। मैंने देखा साइंटिस्ट ई, वो क्या होता था ई? एक्चुअली क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल सर्विस में बहुत सारे पोस्ट होती हैं। पहले जब 1985 में मैंने ज्वाइन किया तो उस समय होता था मेट्रोलॉजिस्ट ग्रेड 2, फिर मेट्रोलॉजिस्ट ग्रेड 1, फिर डायरेक्टर होता था, डायरेक्टर के बाद डिप्टी डायरेक्टर जनरल होता था, और उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल, फिर डायरेक्टर जनरल होता था। ठीक है। मेरा कैडर प्रोफेशनल असिस्टेंट था, उससे असिस्टेंट मेट्रोलॉजिस्ट बनना था, वहाँ से फिर मेट्रोलॉजिस्ट ग्रेड 1 बनना था। तो इस तरह का स्केल था। लेकिन बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सारे जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है उनका एक स्टैंडर्ड बना दिया। ओके। तो जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट थी वो साइंटिस्ट ई हो गई। ओके। जो डायरेक्टर की पोस्ट थी आईएमडी में उसको साइंटिस्ट डी कर दिया गया। इस तरह से नॉमिनेशन CDEFG हो गया। ओके, ग्रेट। सर, जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपने SSB भी क्लियर करे। मैं भी एक SSB एस्पिरेंट रहा, 6 बार दिए थे मैंने, नहीं हुआ था मेरा SSB, और आपने 2 बार क्लियर करे थे। जी हाँ। तो क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ देखते थे, क्योंकि आप इंटरव्यू कहते हैं लकीली हो जाता है क्लियर, तो लकीली तो नहीं होता, ऑब्वियसली कुछ ऐसे ट्रेड्स आपने पोजेस करे होंगे वहाँ पे। तो क्या एक फैक्टर आपको लगता था कि ये चीज़ थी मेरे अंदर, इस वजह से मेरा दोनों बार रिकमेंडेशन हो गया था? अपना सेक्रेट बताता हूँ। देखिए, आपके अंदर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी तो इनहेरेंट होती है। ठीक है। जो
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, वो देखता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि नहीं। तो जब मैंने जैसे ही बीएससी पास किया, रिजल्ट भी नहीं आया था, तो उस समय एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम आई ओके। नेवी और एयरफोर्स के लिए। उसमें यूनिवर्सिटी ही एग्जाम ले रही थी और उसको क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी सीधे एसएसबी के लिए बुलाया गया। तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया। फिर मुझे लगा कि अगर मैं क्वालिफाई कर गया तो एसएसबी जाना पड़ेगा। तो मैंने किताबें पढ़नी शुरू की कि एसएसबी में होता क्या है। 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस, तब भी 5 दिन का हुआ करता तब भी था? 5 दिन का हुआ करता, सिर्फ पूरा प्रोसेस ऐसे ही था। तो उस मैंने एसएसबी की 2-1 किताबें पढ़ी। फिर लकीली क्या कहिए या यूँ कहिए कि तकदीर का तकाजा होता है कि मैंने एक दिन अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखा कि एनसीसी प्री एसएसबी क्लासेस चलाती थी। ओके। तो एनसीसी की मैं प्री एसएसबी क्लासेस ज्वाइन करने चला गया। फ्री में होती थी, उसमें यही बताते थे कि एसएसबी में क्या होता है। हाँ, वो 39 टेस्ट होते हैं, छोटे बड़े हर तरह वो के। सब तरह के। तो उसमें क्या था कि एक जो टेस्ट था जिसमें कि स्टोरी लिखना होता है ना। हाँ, स्टोरी राइटिंग, एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक या परसेप्शन टेस्ट, टीएटी बोलते हैं। हाँ हाँ। तो उसमें मैंने 5-7 कहानियाँ लिखी और उसमें मैंने एक ही नाम पर ही 7 कहानियों में लिखा। हाँ। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आपने सब कुछ तो अच्छा किया, लेकिन आपके दोस्त नहीं है क्या? हाँ। मैंने कहा नहीं, ये तो समझ का फेर है। हमने सोचा कि अगर कहानी चल रही है तो एक ही कहानी में एक ही पात्र सब में होगा। उसने कहा ऐसा नहीं है, आप अलग अलग कहानियों में अलग अलग पात्र होने चाहिए ताकि आप अलग अलग किन लोगों से। तो ये पहला ब्रेक था जहाँ से मुझे पता चला कि मेरे अंदर कमी क्या है। ओके। और इस कमी को दूर करके मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी में गया 1979 में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गया। 79 में आपके एसएसबी क्लियर हुए, 81 में आपका, 82 में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, है ना? यस। ग्रेट। और फिर 80 में मैंने दोबारा एसएसबी क्वालिफाई किया था, दूसरी बार किया था। और दोनों बार मैं मेडिकली अनफिट हो गया। फर्स्ट टाइम तो मैं मेजर अंडरवेट था, 10 kg अंडरवेट था, तो उसमें नहीं हो गया। सेकंड टाइम में ग्लैंड डेवलप हो गई तो उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप फोर्स में होते तो हम ऑपरेट करके आपको ले लेते, आप कोई दिक्कत नहीं है फिजिकली, ऐसा अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि है इसलिए हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये मेरी एसएसबी की और नेवी में अफसर बनने की ख्वाहिश यहीं ख़त्म हो गई। और ये मेरा वाकई बहुत बड़ा सपना था। सर कुछ और बड़ा लिखा हुआ था। अभी हम बताएंगे आगे दर्शकों को कि क्या क्या आपने अचीव करा उसके बाद, तब पता चलेगा कि असलियत में क्या हुआ है। नहीं तो एक ऑफिसर बनते आप आर्म फोर्सेज में, तब क्या कर पाते, और आज आपने क्या क्या करा है इंडिया के लिए। जी, मैं आपको बताऊं कि इसमें एक बहुत बड़ी बात हुई कि मैं एसएसबी कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में मैंने अपील किया था अपने मेडिकल बोर्ड के बारे में। वहाँ ने कमांडेंट ने पूरा मेडिकल होने के बाद मुझको इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं अपने पावर यूज करके तुमको मेडिकल में क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारी मेडिकल कैटेगरी आगे जाके लो हो जाएगी। हाँ। और जब तुम्हारी मेडिकल कैटेगरी लो हो जाएगी तो तुमको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, तुमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे, और मैं नहीं चाहता कि एक ब्रिलियंट अफसर का करियर इस तरह से बर्बाद हो। तो तुम सिविल सर्विसेज में जाओ, वहाँ तुम बहुत अच्छे अफसर बनोगे। वाह। तो ये सीख जो आर्मी की थी वो मैंने गांठ बांध ली। अंटार्कटिका कैसा है सर? अंटार्कटिका सपना है, जो गया उसके लिए भी और जो नहीं गया उसके लिए भी। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आदमी वो सब काम करना चाहता है जो बहुत सारे लोग नहीं किए। अब जैसे पहाड़ों पर चढ़ना है, क्यों चढ़ना, जाके उतर ही तो आना है कुछ मिनट के लिए। क्यों? इसलिए करना चाहते हैं कि हम अपनी क्षमता को आंकना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितना बूता है। अंटार्कटिका भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ हम जाके अपना बूता नापते हैं कि क्या हम वहाँ रह पाएंगे, या हम उनको गिने चुने लोगों में से हो जाएंगे जो अंटार्कटिका गए हैं। हर आदमी की ही इच्छा होती है वो कुछ ऐसा कर जाए जो बहुत कम लोगों ने किया है। और जब मैं अंटार्कटिका गया था तो हार्डली 1000 पीपल अंटार्कटिका इंडिया से गए थे।
तो वो तो एक सपना था कि भाई आई विल बी एमंग, मतलब 100 करोड़ लोगों में अगर मैं 1000 में आ रहा हूँ तो 1000 में आ रहा हूँ तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि आपका 42 महीने का टेन्योर था, तो क्या ये एक बार में था या 2-3 बार में जी था? नहीं, 42 महीने का टेन्योर नहीं होता, हर विंटरिंग का टेन्योर 14 महीने का होता है। ओके। तो इस तरह से मैं 3 एक्सपेडिशंस में गया। पहला एक्सपेडिशन मेरा 12वां एक्सपेडिशन था 1992 में। ओके। 1992 में गया दिसंबर में, और मार्च 94 में वापस आया। हम्म। फिर 18वें एक्सपेडिशन में मैं गया, 98 में गया, और 2000 में वापस आया। और 2001 में हमको अंटार्कटिका जाने का और अंटार्कटिका एक्सपेडिशन लीड करने का अवसर भारत सरकार ने दिया। तो मैं अंटार्कटिक एक्सपेडिशन लीडर बन करके 2001 में अंटार्कटिका गया, और मैं 2003 में वापस आया। तो इस तरह से मेरे 3 बार की अंटार्कटिका की यात्रा रही। ओके। तो जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप मैत्री, जो हमारा रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, उसके स्टेशन कमांडर रहे हैं, राइट? जी हाँ। सो वो कब का था, वो वाला टेन्योर कौन सा था? ये 2001 में 2001 21वें भारतीय अंटार्कटिका अभियान का मैं एक्सपेडिशन लीडर था। ओके। और जो एक्सपेडिशन लीडर होता है वही स्टेशन कमांडर होता है। ओके। ओके, तो आपकी देखरेख में सारी चीज़ें होती हैं हमारे वहाँ पे? देखरेख में सारा पूरा स्टेशन चला। ओके। जब आप वहाँ पहुँचे तो पहुँचे कैसे सर, मतलब क्या तरीका है अंटार्कटिका जाने का? देखिए, जब हम 12वें अंटार्कटिका अभियान में गए थे तो हमारी यात्रा शुरुआत गोवा से हुआ करती थी। ओके। गोवा से जहाज़ जाता था, और जहाज़ काफ़ी बड़ा जहाज़ होता है, जो कि ऐसा जहाज़ होता है जो कि बर्फ़ को तोड़ सके। ओह। तो इस तरह का काफ़ी बड़ा जहाज़ होता है। तो पहला जहाज़ था एमवी थुलेलैंड, काफ़ी बड़ा जहाज़ था। तो गोवा से हम चलते हैं थे, ओके। और अंटार्कटिका पहुंचने में 20-25 दिन लगते हैं। अच्छा। तो पहली यात्रा तो इस ढंग से हुई थी। दूसरी यात्रा, जब वापसी आ रहे थे तो हमारे शिप का रडर ख़राब हो गया, वो अंटार्कटिका के आइस में फंस गया। और उसके बाद हम इंडिया सीधे तो नहीं आ पाए, हम अच्छा। डरबन में गए। डरबन पर शिप जब्त कर लिया गया, क्योंकि बिना रडर के शिप आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ। तो वो जब्त हो गया, फिर हम हवाई जहाज़ से इंडिया वापस आ गए। तो रडर तो वही होता है ना जिससे पानी में प्रोपल्सन होता है? नहीं, रडर वो होता है जिससे शिप का डायरेक्शन बदला जाता है। याद आ गया, ठीक है ठीक है। तो आप यूँ समझो कि आप बर्फ़ के बीच में खड़े हो और आप अपना मूव नहीं कर पा रहे, नहीं, आप अपना डायरेक्शन नहीं बदल जा रहे हो, तो आप सीधा कहीं जाएगा। सीधे आइसबर्ग में घुस सकते हो, नीचे सीधे नीचे जा सकते हो, क्योंकि आपके पास आगे बढ़ने की पावर तो है, लेकिन डायरेक्शन की पता नहीं है। ओके। तो ये स्थिति थी। ओके। तो इनफैक्ट फर्स्ट टाइम इंडिया ने आइस ब्रेकर हायर किया था। अच्छा। और उस कैप्टन ने कहा कि उसके 40 साल की सर्विस में पहली बार उसने ऐसा फेलियर कभी नहीं देखा। कभी नहीं दे। तो ये पहली यात्रा थी। दूसरी यात्रा में हम गोवा से ही स्टार्ट किए थे 18वें अभियान में। वापसी में तब तक प्रोग्राम बदल चुका था। तब अंटार्कटिका से केप टाउन ओके की यात्रा शुरू हो गई थी। और जब मैं 21वें अभियान में गया, केप टाउन साउथ अफ्रीका, वहाँ से फिर फ्लाइट से वापस आना। ओके। और जब मैं लीडर बन के गया 21वें अभियान में, तो हम लोग यहाँ इंडिया से फ्लाई करके केप टाउन गए, और वहाँ से शिप लेके अंटार्कटिका गए। वो जर्नी 10 दिन की हुआ करती थी। अच्छा, वो शॉर्ट पड़ तो गया। जर्नी का 15 दिन कम हो गया। और जो तकलीफ होती है, मतलब अगर आपने जहाज़ पे यात्रा की हो, तो जैसे ही जहाज़ चलता है थोड़ा बहुत हिला डुला, तहाँ वोमिटिंग शुरू हो जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स हिल जाते हैं। तो मतलब यूँ समझिए कि जब मैं पहले अभियान में जा रहा था, और जैसे मॉरिशस से आगे शिप बढ़ा और हम सब लेट गए की बात। और तब दिमाग में यही आया कि हम दोबारा अब अंटार्कटिका नहीं आएंगे। बस ये अंतिम है, जब आ गए अब नहीं आएंगे। लेकिन वो अंटार्कटिका का चस्का, जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना कि अंटार्कटिका कैसा लगता है, तो वो एक तरह से नशा था अंटार्कटिका। फिर दोबारा गया, उसके बाद भी गया, तो ये था नशा अंटार्कटिका का। तो सर, जब अंटार्कटिका की बात करते हैं तो ऐसा क्या अच्छा लगा वहाँ पे, है क्या? मतलब मेरे को जब भी मैं अंटार्कटिका सोचता हूँ, ये देखता हूँ कि अगर हमारा स्टेशन है तो एक स्टेशन होगा बस, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। क्या ये यही बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा ही है, अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है, केवल ही बर्फ है। थोड़े बहुत पोर्शन हैं जहाँ पर पहाड़ हैं। ओके। पहाड़ क्या, यूँ कहिए कि खुला है, जहाँ पर एक्सपोज्ड रॉक हैं।
तो कोई तो नेचुरल पहला अपना नहीं, नेचुरल बहुत सारे मिनरल्स हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सर्वे किया है, बहुत सारी कंट्री सर्वे की हैं, लेकिन जो अंटार्कटिक ट्रीटी है उसके अनुसार अंटार्कटिका से आप कुछ ला नहीं सकते। ओके, किसी चीज का दोहन नहीं कर सकते। ओके, प्रिजर्व रखेंगे उन चीजों उसको को जो प्रिजर्व भी। करना है, तो इसलिए वहां से लाने का तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन चूंकि अंटार्कटिका इतनी दूर है, इतना रिमोट में है कि जाना और आना ही मुश्किल है, मुश्किल है। तो उस एक्सप्लोर्ड ही बहुत कम है। पूरे अंटार्कटिका का हार्डली 1% एक्सप्लोर्ड है। 1%? हार्डली। ओ, तो एक विशेषता है कि हार्डली 1% ही एक्सप्लोर्ड है। तो आपका सवाल था कि अंटार्कटिका में क्या है। जब 1% एक्सप्लोर्ड है तब तो फिर सर 99% में हमें पता ही नहीं कि ऐसा क्या क्या है। जी हाँ, लेकिन कुछ चीजें पता है कि वहाँ के कुछ नेटिव बर्ड्स हैं, अच्छा, जिसको पेंगुइन बोलते हैं। ओके। हाँ, और कुछ पक्षी हैं, मतलब ऐसे पेंगुइन में पक्षी ही है। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन वो तैर सकता है, सब कुछ कर ये सकता है। बर्फीले भालू जो होते हैं? नहीं, बर्फीले भालू अंटार्कटिका में नहीं होते। अंटार्कटिका में नहीं होते? नहीं, और जैसे पोलर बियर मैंने पोलर देखे हैं। बियर होते हैं, हाँ। वे नॉर्थ पोल में होते हैं। अच्छा, वो नॉर्थ पोल में होता है, नॉर्थ साउथ पोल पोल में होते हैं। नहीं है। अंटार्कटिका में इनफैक्ट कुछ भी लोकल नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं आता। अंटार्कटिका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हाँ, तो वहाँ किसी तरह का ह्यूमन हैबिटेशन, इसीलिए कि अंटार्कटिका इतिहास बहुत बड़ा नहीं है। फर्स्ट टाइम 1912 में लोग साउथ पोल पर पहुंचे, उसके 15-20 साल पहले से प्रयास किया गया। ओके। तो एक 100 साल का है टोटल है। अच्छा, तो उसमें वही 1-2% वो एक्सप्लोर तो कर पाए। इसीलिए हर कंट्री वहाँ स्टेशन बना ली। स्टेशन बना के बेसिकली जो शुरुआत हुई थी स्टेशन बनाने की, इसलिए कि अगर क्लाइमेट के बारे में जानना है, अंटार्कटिका के बारे में जानना है, वहाँ के वेदर के बारे में जानना है, तो पहले ही तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शुरू हुए वो तो मेट्रोलॉजी से ही हुए थे, कि मौसम के बारे में पता करना, वहाँ के पॉपुलेशन के बारे में पता करना कि क्या है। तो इस तरह से स्टेशन शुरू हो गए थे। तो जो रहने की व्यवस्था शुरू हुई 1958 के आसपास हुई है, इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर से शुरू हुई है। तो कुल रहने का इतिहास भी 100 साल भी नहीं हुआ है अंटार्कटिका में। ओके। सो इंडिया का क्या रहा है सर अभी तक? हमने इंडिया में सबसे पहले 1981 में हम इंडिया ने डिसाइड किया कि हम अंटार्कटिका जाना चाहते हैं। तो क्या हम बाकी देशों के साथ हैं या फिर आगे हैं पीछे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि कौन आगे है कौन पीछे है। ओके। अब देखिए, ऐसा है कि हर कंट्री की एक क्षमता होती है पैसे खर्च करने की। ठीक है। हम पहली बार 1981 में गए, तो हम गए थे, एक हफ्ते वहाँ रहे और टीम वापस आ गई। फिर 1982 में गए, फिर 2-1 हट बनाई और फिर वापस आ गए झंडा गाड़ करके, हाँ हम भी अंटार्कटिका पहुँच गए। 1981 में ही डिसाइड हुआ कि हाँ हमें अपनी प्रेजेंस अंटार्कटिका में दिखानी है, क्योंकि ये इंटरनेशनली जो जियोफिजिकल प्रेजेंस है वो हमारी वहाँ होनी चाहिए। ओके। तो फर्स्ट टाइम हमने 1983 में गंगोत्री बना, थर्ड एक्सपेडिशन में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन को बनाना शुरू किया। जब बनाया तो प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम था टोटल। ठीक है। और वो बर्फ पे ही बना था। ओके। और क्या हुआ कि जैसे बना, साल भर के अंदर पूरा स्टेशन अंदर चला गया। तो क्या ये हमने मतलब वो नहीं करा था नहीं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया था। अच्छा। संसार के बहुत सारे देशों के स्टेशन बर्फ पे ही बने हैं और वो भी ऐसे जाते रहे हैं। अच्छा। जैसे हम आपको बताएंगे, साउथ अफ्रीका स्टेशन पर गए थे। हाँ। वो उनका चौथा स्टेशन था जो पहाड़ी पर था, जो बचा हुआ था। उसके पहले 3 स्टेशन उनके बर्फ में जा चुके थे। तो क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप कुछ भी बर्फ पर रखेंगे तो वो अंदर तो उससे नहीं, उससे हीट होगी और हीट से नीचे की बर्फ पिघलेगी और वो चीज नीचे दबती चली जाएगी। ओके। और तब तक दबती जाएगी जब तक कि वो जमीन पर चली जाए या पानी में ना चला जाए। हाँ। तो बहुत सारे स्टेशन जो आइसबर्ग के साथ समुद्र में मिले हैं, ऐसे भी हुए हैं। बहुत सारी टीम रातों रात बर्फ में समुद्र में चली गई, उनको पता ही नहीं चला कि हम कहाँ हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमें पता नहीं था, हमें पता था। और उस समय रसिया का स्टेशन था जहाँ नोवोलाजस्किया, वो ऑलरेडी था। उन्होंने हमें ऑफर किया था कि आप हमारे साथ रह लो। अच्छा। क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी जर्मन
रहते थे। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, हम अपना स्टेशन बनाएंगे, एक और हम अपना ही बनाएंगे। अच्छा, वो जब पहले दूसरे एक्सपेडिशन की बात हो रही है। हाँ, तो तीसरे में तो इसी हमने तरह बना लिया थर्ड था। एक्सपेडिशन में उस समय हमारे पास इतनी लॉजिस्टिक्स नहीं थी कि हम अंदर जाके स्टेशन बना सके। तो उस समय हम 83 में, जो 84 में कमीशन हुआ हमारा पहला स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। जो हमारा अभी का स्टेशन है मैत्री, वहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। ओके। और 75 किलोमीटर दूर है। और क्या है नॉर्मली समर एक्सपेडिशन जो होता है उसमें आप अपने ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते, क्योंकि बाद में रास्ते में नाले खुले होते हैं, बर्फ ओपन होती है, तो उसमें आप जो भी गाड़ी लेके जाएंगे डूब जाएगी। उस काम को करने के लिए आपको विंटर का इंतजार करना पड़ेगा। ओके। और तो इसलिए एक बेस बनाया गया कि पहले एक बेस बनाते हैं, फिर विंटर में जब हमारी एक्सेसिबिलिटी होगी तो हम आगे जाएंगे। फिर थर्ड और फोर्थ एक्सपेडिशन में इंडिया ने सर एरिया को सर्वे किया कि हम परमानेंट स्टेशन कहाँ बनाए जो स्टेबल हो। फिफ्थ एक्सपेडिशन में जाके हमने कुछ हट बनाई उस पहाड़ी पर, रशियन स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूर। ओके। उसके बाद से फिर कहानी शुरू हुई अपने स्टेशन बनाने की, और जाके 1988 में हमने मैत्री बनाया, जो कि 89 में जाके कमीशन हो गया। तो और टीम जाना शुरू हुई 90 से। ओके। तो ये इतिहास है कि पहले से दूसरे स्टेशन तक। तो मैत्री अभी तक है? मैत्री अभी तक है। जो दक्षिण गंगोत्री बर्फ में समा गया। एक्चुअली 86-87 में ही काम लायक नहीं था, किसी तरह 2 साल चलाया गया। मैत्री क्यों नहीं? मैत्री पर उस पहाड़ी पर बसा हुआ। पहाड़ी पे बसा, तो वो कभी नहीं डूबने वाला? कभी नहीं। ओके। और अभी हमारा लेटेस्ट जो भारतीय बना है वो कब बना? वो भारतीय बना है 2015 के आसपास। 15 के आसपास। ओके। तो वो क्या एडवांसमेंट के साथ बना है, नया हाँ, स्टेशन बना है? वो स्टेशन मॉडर्न स्टेशन है, और वो भी टोटल पहाड़ी पे? मॉडर्न स्टेशन है, वो भी पहाड़ी पे है। ओके, ग्रेट। और वो भी अनएसेसिबल एरिया में है। ओके। मतलब वहाँ पर बर्फ सीधे समुद्र से जहाज जो होता है स्टेशन के पास तक चला जाता है। अच्छा। मैत्री के साथ ये सुविधा नहीं थी, वो 75 किलोमीटर दूर था समुद्र से। लेकिन जो भारतीय है वहां तक जहाज सीधे पहुंचता है। तो वहाँ 75 किलोमीटर फिर जाते कैसे वहां से? वहां से फिर हमारे स्नो व्हीकल्स होते हैं। स्नो व्हीकल होते हैं। स्नो व्हीकल उसके ट्रेलर लगाते हैं, ट्रेलर से सामान जाता है। ओके। हमारे पास जो मैत्री में 15 गाड़ियां हैं। अच्छा। स्नो व्हीकल्स, जिनको चलाने के लिए हमारे पास 7 टेक्नीशियंस जाते हैं। अच्छा। और इसी तरह हमारे पास करीब 10 जनरेटर्स हैं। हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 125 kVA के 8 जनरेटर्स हैं, जिसमें से 2 हमेशा रन करते हैं। और हमारा डेली का फ्यूल कंजम्पशन है 800 लीटर। 800 लीटर। तो क्या टेम्परेचर है वहाँ पे लगभग? टेम्परेचर वहाँ गर्मियों में तो -4 -5 होता है। विंटर में -30 -40 तक चला जाता है। कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई स्टेशन का टेम्परेचर हम 16 पर रखते हैं। 16 पे मेंटेन रहते हैं। ओके सर, जैसे कि आपने वहाँ पे 42 महीने बिताए, जिसमें कि आप एक बार स्टेशन कमांडर भी रहे, क्या ऐसे 3 लीडरशिप ट्रेड्स हैं जो आपने वहाँ पे डेवलप करी या सीखी, या फिर यस? तो पहली बात तो है कि अंटार्कटिका ने एज ए टीम मेंबर हमें इंसान होना सिखाया, कि आपकी अपनी कोई वजूद नहीं है अगर आप इंसान नहीं हैं तो। ह्यूमन वैल्यू। और एज ए लीडर जो हमने सीखा वो था रेजिलियंस। पहले चीज़ कि आप विपरीत परिस्थितियों में कैसे दोबारा, समस्याएं तो आएंगी, दोबारा कैसे उठ जाते हैं, फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा ये कि आप किस तरह चीज़ों को इनोवेट करते हैं, किस तरह चीज़ों को प्लान करते हैं, दूरदृष्टि रखते हैं, किस तरह लोगों के बारे में आप सोचते हैं। तो ह्यूमन वैल्यू को जानना, और फिर टीम को कैसे आगे बढ़ाना। तो टीम स्पिरिट, रेजिलियंस और ह्यूमन वैल्यू, 3 बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ये किसी भी एक्सपेडिशन या किसी भी काम के लिए सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। विपरीत परिस्थिति की आपने बात करी सर, तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब लग रहा था कि नहीं यार अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ हो गई हैं और
गिव अप कर दूं, लेकिन फिर भी नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली सर्व करना था हमें। तो ये ऑब्वियस की बात तो नहीं है, लेकिन कब ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है अब? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ओके। जो एक एक्सपेडिशनर का माइंड सेट होता है वो गिव अप करने का नहीं होता। एक्सपेडिशनर का माइंड सेट होता है कि अगर आपने गिव अप किया तो लाइफ नहीं है। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई कि आप गिव अप कर दें, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आई। पहली परिस्थिति मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने स्टेशन हैंडओवर टेक ओवर किया, मुझे पता चला कि हमारे स्टेशन की जो 12-14 गाड़ियां हैं उसमें से 10 खराब हैं और हम कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते, कोई सामान अपने स्टेशन पर नहीं लेके जा सकते। पहला टास्क था कि जहाँ जहाज ने उतारे हैं सामान वहीं पर गाड़ियों को रिपेयर करना है। दूसरा वो काम हमने किया। फिर जैसे ही हमने स्टेशन टेक ओवर किया हमें पता चला कि हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं है। ये जो हमारे 800 पास, लीटर की आप बात कर रहे थे वही कम है? हाँ, तो हमारे पास केवल 1 हफ्ते का फ्यूल है। ऑप्शन क्या था, हमारे पास हेलीकॉप्टर थे, हेलीकॉप्टर से फ्यूल आ सकते थे, लेकिन जब आपने हेलीकॉप्टर को लगा दिया फ्यूल लाने के लिए तो बाकी साइंटिफिक काम कैसे होंगे, लोग कैसे आएंगे, सामान कैसे आएंगे। तो यहाँ पर काम आता है आपका अनुभव कि जैसे मैंने उसके पहले वहाँ 14 दूनी 28 महीने बिताए थे, हमें स्टेशन के टोटल टोपोग्राफी के बारे में पता था, कहाँ पर क्या है। मेरे दिमाग में याद आया कि पहाड़ी के पीछे हमने बर्फ़ के नीचे ड्रम्स छिपा रखे थे। पीछे छिपाने का रीज़न? वो रखे स्पेयर में रखे जाते हैं, क्योंकि अच्छा। देखिए ऐसा है कि अंटार्कटिका में अगर एक बार आग लग गई तो आप बुझा नहीं सकते। मतलब? अंटार्कटिका में अगर आग लग गई हाँ हाँ। तो इवन आपका लोहा भी जल जाएगा। ऑक्सीजन इतना वह है और बुझाने का इतना साधन नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे? हाँ, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को जो फ्यूल वगैरह अलग अलग जगहों पर सेग्रीगेट करके रखते हैं। ओके, कि एक जगह रख दिया तो एक सारा ही जगह आग खराब हो लग जाए, जाए तो दूसरी जगह, बच जाए। तो इसलिए हमें पता था कि कहीं पर फ्यूल ड्रम्स पड़े हुए हैं। ठीक है। हमने फ्यूल ड्रम्स निकाले और फिर स्टेशन की हीटिंग बंद कर दी, जनरेटर्स बंद कर दिए। इस तरह से मैंने प्रोसेस को शुरू किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जबकि आपको सब कुछ जो प्लान्ड है सबको हेवेयर हो गया और आपको एक नए ढंग से नई अप्रोच चीज़ों में ये नए अप्रोच लेना है और दोनों काम करने हैं। आप ना तो साइंस बंद कर सकते हैं, ना लोगों का आना बंद कर सकते हैं। अब हेलीकॉप्टर के क्या है, 2 ड्रम लेके आता था और 1 ड्रम वो पी जाता था जाने आने में। तो ये लिमिटेशंस, इन सारे लिमिटेशंस को करना, ये तो इसमें आप गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ 50 लोग हैं, 25 लोग पहले से हैं, 75 लोगों की लाइफ आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड है। आपके लिए जो आदमी है, ह्यूमन लाइफ है, वो प्राइमरी है, रेस्ट बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो हमें पहले डिसीजन लेना पड़ता है कि जो हमारी ह्यूमन एसेट्स है उसको कैसे स्मूथ आगे चलाते रहें। तो ये रहा एक जो मैंने आपको बताया कि इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहां आप भाग नहीं सकते। अंटार्कटिका भागने की जगह नहीं है, और अगर विंटर में है तो भागने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि मार्च में जहाज़ वापस चला जाता है और मार्च से दिसंबर तक यू आर लॉक्ड। आप यूँ कहो कि आपको एक कमरे में बंद कर दिए गए, 25 लोग हैं, अपना शर्ट फोड़ो, जैसे भी करो यहीं रहना है। वहाँ सिचुएशन सर जैसे 25-30 ही लोग हैं, जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कॉलेज की क्लास है, हमारा ऑफिस का एक एरिया है जिसमें कुछ लोग काम करते हैं, उन्हीं के साथ रहना है अगले कई महीनों जी हाँ। साल हो जाते हैं ना। मेंटल बैरियर्स क्या आते हैं वहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जहाँ पे चिड़चिड़ाहट होती है लोगों के बीच, जी आपस हाँ, में मतभेद ऐसा होता है कि जो हमारे जो साइकोकार्डियन साइकिल है, शरीर का, फिजियोलॉजी का, मेंटल का, वो सन के साइकिल के हिसाब से चलता है। लेकिन अंटार्कटिका में सन की साइकिल बहुत अजीब है। 45 दिनों का एक लंबा दिन, उसके बाद थोड़े थोड़े देर की रातें शुरू हो गई, 15 मिनट की, 20 मिनट की, और इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर 45 मिनट का, 45 दिनों का एक ट्रिप की एक रात, 45 दिन रात ही रात। तो वहाँ जो कुछ भी चलता है घड़ी के हिसाब से।
तो जैसे ही सन गायब हो जाता है आपकी ज़िंदगी से, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट होनी शुरू हो जाती है, आपके खाने की हैबिट बदल जाती है, आप ज़्यादा खाने लगेंगे। ये सारी चीज़ें जो इनहेरेंट डिप्रेशन है वो सेट इन करने लगता करने है, लग गया, और उसमें किसी भी दूसरे आदमी की ज़रा सी भी बात चुभने लग गया। आपको चुभने लगेगी, और बिना बात का झगड़ा हो सकता है, ओके। और होता है। तो लीडर का काम यही होता है कि टीम को कोहेसिव बनाए रखना। उसका तरीका क्या होता है कि जैसे एज ए लीडर हम रोज़ सुबह 10 ठीक 9 बजे सारे टीम को बुलाते थे हॉल में, मीटिंग हॉल में, और वहाँ सबसे बातें करते थे कि आज कल आपने क्या किया, कल आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई काम में, आज आप क्या करने वाले हैं, आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, आपके घर में क्या चल रहा है, कोई दिक्कत कहीं तो नहीं है। तो इस तरह से हम उनके साथ एक संवाद स्थापित करते हैं। तो उनको ये नहीं लगता कि वो अकेले हैं। अच्छा, उनको लगता है कि हम सब एक टीम है और हम सब एक दूसरे के लिए हैं। जैसे यहाँ ऑफिसेज में हम बर्थडे पार्टी और ये सब करते हैं, तो वहाँ भी ऐसा होता है? वहाँ हम सब कुछ बनाते हैं। तो क्या केक वगैरह का अरेंजमेंट कैसे? जी हाँ, जो हमारे साथ एक कुक जाता है अच्छा। वो सब कुछ बनाता है। ओह ग्रेट। तो एक कुक होता है, वो सब कुछ बनाता है। हम रॉ मटेरियल लेके जाते हैं यहाँ से, अच्छा, गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, और बाकायदा जैसे हम यहाँ इंडिया में खाना बनाते हैं वैसे वहाँ भी बनाते हैं। तो पैकेज्ड फूड ज़्यादा बनता होगा वहाँ पे? नहीं, कैसा? पैकेज फूड नहीं होता। जो पैकेज होता है वो सिर्फ होता है कि जैसे सब्जियाँ वहाँ नहीं हैं, हाँ हाँ, तो सब्जियाँ तो फ्रोजन जाएंगे, मीट नॉनवेज जो कुछ है वो फ्रोजन ये होता है, फ्रोजन जाता है। बाकी सब कुछ रह जाता है। यहीं दालें, यहीं चावल, यहीं आटा, हाँ, वो सब। यहीं घी, यहीं सब कुछ यहीं होता है। ओके। दूध नहीं होता, पाउडर का मिल्क होता है। हाँ हाँ, ओके। फ्रेश चीज़ आपको नहीं मिलती। अभी बस। आपने बोला कि घर की बात, तो क्या घर से कनेक्टिविटी रहती है? घर से कनेक्टिविटी रहती है। जब हम पहली बार एक्सपीडिशन में गया, दूसरी बार गए, तो कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी। 91, 98? हाँ, उसमें क्या होता था कि टेलीग्राफिक मैसेज आते थे। अच्छा। तो 3 लाइन का उसमें लिमिट थे कि 3 लाइन का मैसेज आ सकता है अच्छा, और 3 लाइन का मैसेज जा सकता जा है। सकता है। और उसमें था कि हफ्ते में एक ही जा सकता है और एक ही आ सकता है। वाह। और टेलीफोन थे, टेलीफोन सेटेलाइट फ़ोन थे, तो उसमें लिमिट थे कि समर में आप 1 मिनट बात कर सकते हैं महीने में, ओह। और विंटर में 3 मिनट बात कर सकते हैं महीने में। अच्छा, तो आपको टोटल कम्युनिकेशन है वो 1 मिनट और 3 3 मिनट मिनट के का। अंदर सिमटाना है। तो वाह। ये थी फैसिलिटी। और कभी कभी फैक्स वगैरह आ जाते थे, तो उससे कुछ सूचनाएं आ जाती अभी थी। 2002 लेकिन में? जब मैं एज एक्सपेडिशन लीडर गया तो हमारे पास सेटेलाइट टर्मिनल जाता हो गए थे, लेकिन तब भी समय की सीमा इतनी ही थी। अच्छा। लेकिन एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो गई थी कि फैक्स आ जाते थे। अच्छा, आपके घरों से चिट्ठियां जाती थी महासागर विभाग में, वो फिर आपको फैक्स कर देता था। तब इतना अब थोड़ा सा परिवर्तन अब हो गया है कि अच्छा। अब डायरेक्ट लिंक हो गया है, सेटेलाइट लिंक हो गया है, तो अब इंटरनेट भी हो गया। तब ये सब बात सीधे बहुत लिमिटेड थी। ओके। मतलब 91 में तो जब ना मैं गया के था बराबर। 92 में, तब तो इंटरनेट था ही नहीं। ओके। 98 में थोड़ा थोड़ा था, और 2001 में काम चलाऊ था। मतलब काम चलाऊ यूँ कहिए कि 25 किलोबाइट से बड़ी फाइल आप नहीं डाउनलोड कर सकते। अच्छा, 25 KB। हाँ। तो और अब आप डाटा सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रेशन हुआ है। ओके। अब स्थिति काफ़ी अच्छी है अच्छी है। उन दिनों के। अब तो लगता ही नहीं कि हम एक्सपेडिशन पे हैं। अच्छा, कंफर्टेबल हो गई ये चीज़ें पहले से? हम बस एक्सपेडिशन तो है ही है, लेकिन मतलब जैसे आपने हेलीकॉप्टर की बात करी, तो अभी डायरेक्ट हम हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं अंटार्कटिका? नहीं? हेलीकॉप्टर से अंटार्कटिका नहीं जा सकते। ओके। अब कुछ परिस्थितियाँ हैं जो जहाज जाते हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट, जैसे IL-76। तो वहाँ हमने क्या रनवे बनाया हुआ है? हमारा रनवे नहीं है। अच्छा, रशियन ने एक रनवे बना रखा है। रनवे बना रखा है? हाँ, स्टेबल है वो? स्टेबल है, आइस पर है, ब्लू आइस आइस। पर है? हाँ, ब्लू आइस पर है। ब्लू आइस टफ होती है? बहुत टफ होती है, शीशे की तरह। अच्छा, वाइट वाली नहीं होती? हम्म, ओके। शीशे की तरह टफ तो होती पूरा रनवे बना दिया ब्लू आइस पे? है। हाँ, वाह। IL-76 लैंड करता है। IL-76 काफ़ी बड़ा है वो तो, हाँ, सामान ले क्योंकि जाने केप लाने टाउन से 6 से 8 घंटे की फ्लाइट है। के। अच्छा, ग्रेट। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है सर। सर, मैंने बहुत सारे आपके लिंक्डइन पोस्ट पढ़े हैं जहाँ पे आप जनरली फोकस करते हैं सिस्टम को मैनेज करने की रादर देन मैनेजिंग पीपल।
तो क्या है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। आप ये देखिए कि मान लीजिए आप कहीं पर कोई काम करना है, जैसे हमारे अंटार्कटिका स्टेशन पर जनरेटर्स हैं। जनरेटर अगर ख़राब हो गया तो उस मैकेनिक की गलती तो नहीं है। अगर जनरेटर ख़राब हो गया तो उसको ठीक करने के लिए आपके पार्ट्स चाहिए। पार्ट्स के को वहाँ उस समय पर मिलना चाहिए, इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। तो इसलिए हम सिस्टम की बात करते हैं कि अगर कोई कहीं कुछ व्यवस्था चल रही है तो एक अगर आपने कोई एक व्यवस्था बना रखी है कि हाँ, वहाँ पर जब हम कोई जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कितने पार्ट चाहिए, कब कितने पार्ट से कंजम्पशन कितना है, उसके हिसाब से उतने पार्ट वहाँ पहुँचने चाहिए। एसओपी हो गया एक तरह से। एसओपी इज नथिंग बट ए सिस्टम। सिस्टम, यस। एसओपी और कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिस पर सारे लोग काम करते हैं। उसके बाद सब कुछ ठीक ढंग से चलता है। अब यूँ समझिए कि जैसे अंटार्कटिका में आग लगना बहुत बड़ी बात है। अब आग लग गई और सब लोग सिलेंडर लेके ही दौड़ रहे हैं, तो काम तो नहीं होगा ना, आग नहीं बुझेगी। तो उसके लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। व्यवस्था इस ढंग से कि जैसे आग लगेगी, कुछ लोग सायरन पे जाएंगे, कुछ लोग जनरेटर रूम में जाएंगे, असेंबली पॉइंट, कुछ लोग वाटर सप्लाई देखेंगे और कुछ लोग सीधे अटैक करेंगे जहां आग लगी है। तो उसको कहते हैं क्विक एक्शन ग्रुप। देन वहां जब लोग पहुंच गए, कुछ लोग ही अंदर जा पाएंगे आग के अंदर, तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी ग्रुप। तो ये एक तरह से सिस्टम है। अगर सिस्टम नहीं है तो सब लोग एक ही काम करेंगे, तो व्यवस्था नहीं चलेगी। गॉट इट, ग्रेट। हाँ, हमें सिस्टम पे फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन पीपल, क्योंकि इसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही होता है कि आप लोगों को सुधारने के बाद एक व्यवस्था को बनाइए, उस व्यवस्था को ठीक से चलने दीजिए, बाकी लोग तो अपने आप सुधर जाएंगे उसमें। ग्रेट। सर, एक टर्म है कॉर्पोरेट विंटर्स, जो कि आपने इजाद की हुई है, मैंने देखा कुछ पोस्ट पे आपने मेंशन करा हुआ है। तो क्या है ये और किस तरह से कॉर्पोरेट लोगों को, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को तैयार रहना चाहिए इस कॉर्पोरेट विंटर्स के लिए? देखिए, कॉर्पोरेट विंटर हमने अपने अंटार्कटिक विंटर से लिया है। अब अंटार्कटिक विंटर में क्या होता है, विंटर शुरू होने से पहले समर में हम विंटर की तैयारी करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं? हमें पता है कि हमारा पूरा स्टेशन लकड़ी का बना हुआ है। अच्छा। अगर स्टेशन में आग लग गई तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि लोगों से कहते हैं भी अपना आधा आधा सामान निकालो और ले जाकर दूर हट में रख दो। ये हमारी पहली तैयारी होती है कि अगर बाय नखास्ता कुछ हो गया तो एटलीस्ट आधे दिन तक तो हम अपना जीवन चला लेंगे। इसी तरह हम राशन को क्या कहता है, अलग अलग जगहों पर रखते हैं, मेन स्टेशन से दूर रखते हैं। तो जो कुछ भी होने वाला है उसकी तैयारी आप पहले से करके रखें, ना कि जब घटना हो जाए तब आप तैयारी करनी शुरू करें। तो क्या ये प्रिवेंटिव मेजर्स हुआ? ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो यही हमारे कहना है वो कॉर्पोरेट में, जैसे आप कल मंदी आने वाली है या सप्लाई चेन बंद होने वाली है या कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली, तो कुछ चीज़ों को आप पहले से सोचिए क्या होने वाला है। ऐसा नहीं कि जब प्रॉब्लम आ गई तब आपने सोचना शुरू किया। इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज कॉर्पोरेट विंटर, मतलब समस्या आने से पहले आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। तो ये सर कंटीजेंसी प्लान में आया कि हमारे पास अगर सिचुएशन आ जाता है तो कंटीजेंसी प्लान में ये होता है कि अगर ये नहीं काम किया तो ये काम करेगा। ओके। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये सब हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग जिसे कहते हैं, रिस्क बेस्ड थिंकिंग कि अगर ऐसा हो गया तो हम कैसे मैनेज करेंगे। ओके। तो सर, जो जैसे आपने हट की बात करी, तो वो क्या हमें एरिया वहाँ पे गवर्नमेंट एरिया अलाउ कर रही है कि कौन रूल कर रहा है वहाँ पे कि ये जगह मेरी होगी? देखिए, अंटार्कटिका नो मैन लैंड है, मतलब किसी कंट्री का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। लेकिन एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है हर कंट्री के बीच में। ओके। वो एग्रीमेंट ये है कि जहाँ भी आपके इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी कंट्री के लोग अगर वहाँ आएंगे तो आपसे पूछ के आएंगे। एक दायरा होगा, वो उस दायरा कोई घेरा नहीं होता। जहाँ जितना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट आपका है वो एरिया आपका है। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारा दूसरा है।
लेकिन वहाँ ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, मान लीजिए किसी दूसरे स्टेशन, ऐसे तो नॉर्मली अंटार्कटिका के स्टेशन एक दूसरे से 400-500 किलोमीटर दूर होते हैं। अच्छा, लकीली कुछ ऐसे लोकेशंस है जहाँ पर स्टेशन आसपास है, आसपास है। और ऐसे भी कोई हट है, रिफ्यूज है, वो बना के रखा जाता है। वहाँ पर राशन, जनरेटर सब कुछ रखा जाता है कि भूला भटका अगर कोई आदमी फंस जाए हाँ। तो उसको यूज कर सके। ओके। तो इस तरह का अंटार्कटिक में ऐसा कंसेप्ट है ओके। कि अगर आप इमरजेंसी में हैं तो यू कैन यूज एनी फैसिलिटी एनीवेयर। ओके सर, एक बुक आपने जो यादों के झरोकों से लिखी है, ये किस चीज़ से रिलेटेड बुक है हमारी? यादों के झरोकों से कविताओं का संग्रह है मेरा। हम्म। इनफैक्ट जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उस दौरान में हमने कुछ कविताएं लिखी थी। ओके। तो वो कविताएं कभी छपी नहीं, एक डायरी में लिखी पड़ी हुई थी। हम्म। अभी इस साल कुछ ऐसा हुआ कि मैंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना शुरू किया, तो उसमें से एक टेक्नोलॉजी आई जेमिनी एआई। हम्म। जेमिनी एआई से मैंने एक फैसिलिटी देखी कि आप किसी चीज़ को फ़ोटो खींच लो और उसको कह दो कि ट्रांसक्राइब कर दो, तो आपके लिखी चीज़ को टाइप कर देता है। तो मैंने कहा हिंदी में टाइप करना तो बड़ा मुश्किल काम है, और उससे देखा कि ये तो बड़े आसानी से टाइप हो जाता है। सही टाइप हो रहा था? एकदम सही टाइप होता है। तो मैंने कहा कि इसका उपयोग करके इसको पहले मैन्युस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मैंने एक दिन फेसबुक पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि 2000 रुपये में अपनी किताब छपवाएं। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत आसान काम है, तो मैंने 2000 रुपये जमा कर दिए। उन्होंने कहा कि 21 दिन में आप जितनी कविताएं लिख सकते हैं उतने लिख डालिए और एक पुस्तक के रूप में आ जाएगी। तो मैंने कहा ये और भी अच्छी बात है। मेरे पास तो मैंने लिखी हुई है पहले से। 45-50 कविताएं मेरे पास थी, हाँ। मैंने 10-15 और जोड़ी और 65 कविताएं हो गई, और मैंने अपलोड कर दिया। और इस तरह से मेरी कविताएं, जो कि 1980 से इंतज़ार कर रही थी, 45 साल छपने के लिए, तो इस तरह से ये कविताएं छप के आ गई, और ये मेरी पहली पुस्तक हो गई। पहली बार हमें महसूस हुआ कि किताब का छपना कितना अच्छा लगता है। तभी मैंने भी अभी जो बुक लिखी है बिकमिंग अनरिकॉग्नाइजेबल, इसमें यही है कि कैसे हम इतने पावरफुल बन सकते हैं कि जो चाहते हैं वो अपनी लाइफ में पा पाएँ, कैसे हम उस तरह की पर्सनालिटी बने कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें और कैसे दूसरों की मदद कर सके इम्प्रूव करने में। अदरवाइज़ क्या मतलब है इस दुनिया में आने का, राइट? यस। और आपकी जो बुक है वो लीडरशिप से रिलेटेड है। इसमें और क्या क्या कॉन्टेक्स्ट मिलेगा हमें पढ़ने को अगर हम पढ़ते हैं? इस बुक में जो हमने नई किताब लिखी है, इनफैक्ट हमारा जो एज ए लीडर अंटार्कटिका एक्सपीडिशन लीडर के रूप में जो एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे लोगों को मैनेज किया जाए, कैसे व्यवस्था को मैनेज किया जाए, कैसे ह्यूमन कैपिटल को एक्टिवेट किया जाए, कैसे अपने आप को खुद को नर्चर किया जाए कि आप एक अच्छे लीडर बन सकें, एक अच्छे वर्कर बन सकें, इन सारी चीज़ों का उसमें उल्लेख है। और उसमें अलग अलग घटनाओं का जिक्र है, सीधे सीधे जिक्र नहीं है, सांकेतिक रूप से उन घटनाओं का जिक्र है कि जैसे जहाज़ खराब हो गया, उसमें से लोगों की क्या फीलिंग हुई, उस समय हमने क्या सीखा, हमने कैसे रिएक्ट किया, और अगर वही घटना किसी कारपोरेट फील्ड में हो जाए तो आप कैसे बिहेव करेंगे। इसी तरह अपने बहुत सारे, इसके बाद वहाँ से लौट के आने के बाद मैंने और सारी फील्ड में काम किया और इम्पोर्टेंट पोस्ट पे काम किया। मैं डायरेक्टर बजट एंड प्लानिंग था, पूरे आईएमडी की सारी स्कीम्स को प्लान कर रहा था, उनके सारे बजट को मैनेज कर रहा था। उन चीज़ों में मेरे अंटार्कटिका की सीखी हुई चीज़ें कैसे काम आई। तो उसके बाद मैं इग्नू में एकेडमिक काउंसलर बनना, मैंने एमबीए किया। तो इन सारी चीज़ों को जोड़कर, उस पुरानी चीज़ों को वर्तमान से जोड़कर हमने उनको बताया है कि ये आप कभी भी कुछ भी सीखते हैं तो उनका आगे जाकर कैसे उपयोग हो सकता है। अगर हमने अंटार्कटिका में कुछ सीखा है, ह्यूमन वैल्यू सीखी है, तो उसको हमने अपने लाइफ में कैसे यूज किया है। तो सर, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जनरली यंगस्टर्स हैं, और तो यंग प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसी टिप दे दीजिए जिससे उनकी ज़िंदगी आगे थोड़ी आसान हो जाए,
समझ आ जाए कि है क्या मतलब ज़िंदगी का। देखिए, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो पहले तो अपनी क्षमता पहचानिए। क्षमता से अधिक प्रयास करेंगे तो आप थक जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि छोटी छोटी जो उपलब्धियां हैं उनको सेलिब्रेट करना सीखिए। तब आपको वो बल मिलेगा, वो संबल मिलेगा कि आप आगे बढ़ सकें। तो सीधे आप बहुत ऊंची उड़ान मारेंगे तो हो सकता है कि जंप नीचे खड्डे में गिर जाए, लेकिन एक एक कदम के करके चढ़ेंगे तो पहाड़ चढ़ जाएंगे। तो यही हमारी सीख है कि पहले अपनी क्षमता को पहचानिए और उस क्षमता से छोटे छोटे प्रयास करके छोटे छोटी चीज़ों को प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच सर, आज धन्यवाद, आपने नमस्कार। बहुत ही अच्छे अच्छे वैल्यूएबल सेशन दिए और बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपने इस पॉडकास्ट से कुछ भी सीखा, कुछ भी जाना, मेंटल रेजिलियंस, लीडरशिप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई वीडियोस के लिए आप वेट करिए। हम हर संडे कुछ ना कुछ वीडियोस डालते हैं, अलग इंडिया के टॉप लोगों को मैं लेकर आता हूँ अपने द ग्रोथ हब पॉडकास्ट पे, और हम कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, जिससे किसी ना किसी को कोई इंसाइट मिले और उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्या पोर्शन सबसे अच्छा लगा वो मेंशन करिए कमेंट में, तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी और वीडियोस बनाएंगे और अच्छे गेस्ट बुलाएंगे। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।